दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के संपन्न हो जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेचैनी और बदहवासी 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री इस चरण में बीजेपी के प्रदर्शन को देख करके इतने अधिक निराश हो चुके हैं, इतने अधिक हताश हो चुके हैं कि अब वो अपने भाषणों में खुले तौर पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले बातें कह रहे हैं। क्या क्या उन्होंने कहा है, क्या क्या चीज़ें रिसेंट में हुई है, अभी इस चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल भी मैं बहुत आपको शानदार देने वाला हूं, और साथ ही साथ हम चुनाव आयोग के बारे में भी थोड़ा सा इसमें चर्चा करेंगे कि चुनाव आयोग किस तरीके से अपने फ़र्ज को, अपने ड्यूटी को भूल करके और एक व्यक्ति के चरणों में लौट रहा है। तमाम चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो के अंदर आज चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहले जो चरण का चुनाव था 102 लोकसभा सीटों पर, वो संपन्न हो चुका है, और जिस तरीके की रिपोर्ट निकल करके आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि इसमें इंडिया अलायंस जो है वो काफ़ी आगे निकल चुका है और मोदी जी काफ़ी पीछे रह चुके हैं। अनुमानों के अनुसार ये चीज़ कहा जा रहा है कि इस 102 जो लोकसभा सीटें हैं उसमें से इंडिया अलायंस को 70+ सीटें हासिल हो सकती हैं, जबकि मोदी जी 30-32 या उससे भी नीचे आ सकते हैं। और यही वजह है नरेंद्र मोदी के हताश होने का, निराश होने का और बेचैन होने का। आपको बता दूं कि जब सेकंड चरण का जो चुनाव होने वाला है वो 89 सीट्स को लेकर होने वाला है, 26 अप्रैल को होने वाला है और उस चीज़ को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं जहां जहां भी चुनाव होना है। इंडिया जो अलायंस है, इंडिया जो ब्लॉक है, उसकी एक रैली हुई रांची के अंदर, झारखंड में, और उस रैली में तमाम जो अलायंस के लीडर हैं वो सभी लोग वहाँ पर उपस्थित हुए। राहुल गांधी वहाँ पर नहीं जा सके और उसका ये कारण था कि उनकी तबीयत जो थोड़ी ख़राब हो गई, इसके वजह से वो नहीं जा पाए। गोदी मीडिया के जो लोग हैं इस चीज़ को लेकर के अगर नौटंकी और रायता फैलाने की कोशिश करते हैं तो आपको उस बातों में नहीं पड़ना है, ठीक है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब गए थे, तमाम नेता गए थे, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह गए थे, सुनीता केजरीवाल गई थी, सभी लोग गए थे वहाँ पर, तेजस्वी थे, अखिलेश थे, सभी लोग लेफ्ट की पार्टी के सभी लोग वहाँ पर गए थे और सभी लोगों ने उन तमाम मुद्दों का वहाँ पर जिक्र किया जो कि इस देश के जनता से जुड़े हुए जेन्युइन और असल मुद्दे हैं। दूसरी तरफ आप अगर मोदी जी की बात करें तो यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है, इशू की क्राइसिस आ चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। आप अगर इन दोनों पक्षों को देखें, मतलब एक तरफ इंडिया अलायंस के लीडर्स को देखें और एक तरफ बीजेपी को देखें, तो आपको एक बेसिक फ़र्क नज़र आएगा दोनों के दृष्टिकोण में, या दोनों के नज़रिए में, या दोनों के सोच में कह लीजिए, है ना। सबसे पहले आप ये देखिए कि इंडिया अलायंस की पूरे देश भर में कई सारी रैलियाँ इस तरीके से हो गई। पटना में हुआ, मुंबई में हुआ, दिल्ली में हुआ, रामलीला ग्राउंड में, रांची में हो गया। लेकिन क्या कभी भी मोदी के अगुवाई में जो एनडीए अलायंस है उसकी कोई भी इस तरह की एक रैली कहीं भी हुई देश के अंदर? कहीं नहीं हुई। ये एक बेसिक फ़र्क दिखाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि इंडिया अलायंस के जितने भी लीडर्स हैं या जितने भी पार्टीज़ हैं उनका विज़न एकदम क्लियर है। वो अपने स्टैंड पर एकदम कायम है कि हमको किन किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ना है, और तमाम वो मुद्दे हर रैली में उसको उठाया जा रहा है और बहुत पुरजोर तरीके से, बहुत ही प्रबलता से और बहुत ही मजबूती के साथ उठाया जा रहा है। चाहे वो इस देश के अंदर जो कमर तोड़ महंगाई है, तमाम चीज़ें, साग सब्जी से लेकर के नमक, तेल, चीनी, गैस सिलेंडर से लेकर के, और तमाम जो चीज़ें हैं, किस डीजल, पेट्रोल, सभी चीज़ें किस तरीके से महंगी हो रही है, इनकी कीमतें किस तरीके से आसमान छू रही है। और दूसरी तरफ बेरोज़गारी की स्थिति, नौकरी नहीं है लोगों के पास, युवा बेरोज़गार घूम रहा है, पैसे की कमी हो रही है, लोगों का आमदनी कम हो रहा है, मतलब कि महंगाई बढ़ रही है, आमदनी कम हो रही है। डबल मार देश के लोगों को पड़ रहा है, दोहरी मार झेल रहे हैं लोग। आर्थिक जो विषमता है वो कैसे बढ़ रहा है, किसान, मजदूर, यूथ, सभी चीज़ों को लेकर के इंडिया अलायंस के पास एक विज़न दिखता है ना, एक नज़रिया है उनके पास कि हम 2024 में हमारी सरकार बनती है तो हम इन मुद्दों पर काम करेंगे। और बहुत ही जल्द अब जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी आने वाला है। हालांकि सभी पार्टियों का अपने अपने मैनिफेस्टो जारी हो चुके हैं, लेकिन इन सब का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है जिस पर सभी पार्टियां
आम सहमति जाहिर करती है कि नहीं, ये चीज़ें जो है हमारे लिए मुख्य मुद्दा है। संविधान इस चुनाव को लेकर के एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा बन चुका है। बेरोजगारी और महंगाई के बाद तीसरा सबसे प्रमुख मुद्दा हमको लगता है कि संविधान बन चुका है। जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के द्वारा लगातार ये बयान दिया जा रहा है कि हमको 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि हम बाबा साहब के संविधान को बदल सके। रांची के अंदर संजय सिंह ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इस चीज़ पर प्रहार किया और उन्होंने कहा कि हमारा जो देश है पूरा, वो बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान से चलता है। जो संविधान इस देश में सबको एक समान न्याय देने की बात करता है, सबको अधिकार देने की बात करता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सबको वोट का अधिकार देता है, समानता की बात करता है। इस देश को जो दबे कुचले लोग हैं, जो हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं, उसको रिजर्वेशन देने की बात करता है और उसी पर हमारा देश चलना चाहिए, बाबा साहब के संविधान के ऊपर। लेकिन ये जो भाजपा के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ये देश बाबा साहब के लिखे हुए संविधान पर नहीं चले, बल्कि जो संघी हैं, जो नागपुर के संघी हैं, उनके संविधान के अनुसार ये देश चले, जो कि असमानता पर आधारित है, जो कि भेदभाव पर आधारित है। तो संविधान का जो मुद्दा है, ये इस देश का, इस चुनाव का, 2024 के चुनाव का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पूरे तरीके से वो घिर चुके हैं। तमाम चीज़ें उनके अगेंस्ट में जा रही है, मतलब सफाइयाँ देना पड़ रहा है। ये स्थिति ये हो चुकी है प्रधानमंत्री को भी और गृह मंत्री को भी। तो एक तरफ ये इंडिया ब्लॉक के लोग हैं, इंडिया अलायंस के लोग हैं, जो कि तमाम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और इन मुद्दों पर वो कायम है। दूसरी तरफ आप अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या बीजेपी की बात करें, तो इनके पास मुद्दों की कमी हो गई है। मुद्दे इनके पास है ही नहीं, क्राइसिस आ चुका है। ना ये बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, ना ये महंगाई पर बात कर रहे हैं और ना ये बाकी जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री हवा में बातें करते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, तो हम तीसरी इकोनॉमी बन जाएंगे, 5वीं अर्थव्यवस्था बन जाएंगे दुनिया का। इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना अधिक कर्ज ले रखा है जितना कि पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने नहीं ले रखा है। हर हिंदुस्तानियों के ऊपर तकरीबन 1 या 1.5 लाख रुपए का कर्ज है, इतना मोदी जी ने कर्ज लिया है। इस देश की 80 करोड़ आबादी जो है वो 5 किलो अनाज पर डिपेंड कर रही है। किस इकोनॉमी की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, है ना? तो कोई मुद्दा नहीं है मोदी जी के पास। फिर क्या बचता है? फिर वही ले दे करके हिंदू मुस्लिम। एक बहुत ही दिलचस्प एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, और ये वीडियो क्लिप ट्विटर पर काफ़ी वायरल भी हो रहा है। आज अमरोहा के अंदर, है ना, अमरोहा के अंदर प्रधानमंत्री गए थे, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 19 अप्रैल को वहाँ पर गए थे। अमरोहा में प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे तो वहाँ पर क्रिकेटर मोहम्मद शमी के नाम पर एक तरीके से वोट मांग रहे थे। कह रहे थे कि देखिए विश्व कप में, भाई कह रहे थे कि भाई मोहम्मद शमी ने कितना बढ़िया प्रदर्शन किया और भारत सरकार ने उनको मतलब अवार्ड भी दिया, अर्जुन अवार्ड शायद दिया। तो सोचिए कि मतलब इस तरीके से प्रधानमंत्री एक तरीके से मुस्लिमों का वोट वहाँ पर लेने की कोशिश कर रहे हैं कि बढ़िया क्रिकेट खेला, हमने उसको अवार्ड दे दिया, तो तुम लोग मुझे वोट दे देना, है ना। एक तरफ यहाँ पर अमरोहा के अंदर प्रधानमंत्री मुसलमानों को खुश करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरे तरफ राजस्थान के अंदर जालौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे और वहाँ पर उन्होंने भाषण में क्या कहा, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि देश का प्रधानमंत्री इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालौर के अंदर मतलब मुसलमानों के प्रति जहर उगला, एक तरीके से सांप्रदायिकता रूपी जो जहर है वो उगलने का काम किया और उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस वाले इस देश के संपत्ति को मुसलमानों में बांट देंगे। सोचिए, मैनिफेस्टो का भी कांग्रेस का जिक्र किया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस चीज़ का जिक्र है। उन्होंने पहले भी कहा था मैनिफेस्टो को लेकर के इसमें मुस्लिम लीग की झलक दिखाई देती है, और आज फिर उन्होंने कहा कि इस देश की संपत्ति को, मतलब माताओं बहनों के जो ज्वेलरी है ना, मतलब मंगलसूत्र तक का जिक्र कर दिया कि उसको भी लेकर के और कांग्रेस वाले मुसलमानों में बांट देंगे, उन लोगों में बांट देंगे जिनके बच्चे अधिक होते हैं। आप सोचिए कि इतनी घटिया मानसिकता एक प्रधानमंत्री की कैसे हो सकती है। आपको एक और चीज़ मैं दिलचस्प बताता हूँ, ये बोल रहे हैं कि जिनके बच्चे अधिक होते हैं, इनका इशारा मुसलमानों की तरफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो हैं 6 भाई बहन हैं, 6,
तो ये क्या प्रधानमंत्री मुसलमान हैं? क्या इस देश में सिर्फ मुसलमानों के ही बच्चे अधिक होते हैं, हिंदुओं के बच्चे अधिक नहीं हैं? तो इस घटिया मानसिकता के साथ नरेंद्र मोदी अब चुनाव में आ चुके हैं कि सीधे तौर पर अब इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम। अमरोहा में मुसलमानों को खुश करने के लिए मोहम्मद शमी का सहारा लिए और जालौर के अंदर हिंदुओं को खुश करने के लिए मुसलमानों के प्रति नफरत, घृणा और जहर उगल रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। सोचिए और विडंबना देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि सीधे तौर पर एक तरीके से ये हिंदू मुस्लिम हुआ, ध्रुवीकरण हुआ धर्म के नाम पर। और हमारे देश का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत का जो चुनाव आयोग है, वो एकदम अपना गूंगा बहरा बन करके मुख दर्शक बना हुआ है और कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। उसके कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है कि वो प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछ सके, प्रधानमंत्री को एक सो कॉज नोटिस दे सके कि प्रधानमंत्री आप क्यों जो है चुनाव के दौरान हिंदू मुसलमान के मुद्दे उठा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये चुनाव का जो आदर्श आचार संहिता है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका सीधे तौर पर ये उल्लंघन है। लेकिन चुनाव आयोग खामोश, कुछ नहीं बोल रहा है। ये इतना ही नहीं, तमाम रैलियों में बीजेपी के कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि राम मंदिर के नाम पर और राम जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग खामोश है। यहीं पर एक चीज़ का मैं और जिक्र कर देना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, उनका एक थीम सॉन्ग, उनकी पार्टी का एक थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया और उस थीम सॉन्ग के अंदर एक शब्द आ गया, जय भवानी। अब इस शब्द को लेकर के चुनाव आयोग ने आपत्ति दर्ज कर दी और चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे साहब को निर्देश दे दिया कि आपको इस शब्द को हटाना पड़ेगा। सोचिए कि एक तरफ से देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री खुले तौर पर राम मंदिर, प्रभु श्री राम की फ़ोटो लेकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, खुले तौर पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। चुनाव आयोग उनको कुछ नहीं बोलता है। लेकिन जब इन्होंने अपने थीम सॉन्ग में जय भवानी शब्द का इस्तेमाल कर दिया तो चुनाव आयोग इससे तिलमिला गया और उनको उस शब्द को हटाने के लिए आदेश दे दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे भी यहाँ पर झुके नहीं। उद्धव ठाकरे ने डंके की चोट पर चुनाव आयोग को यह चैलेंज दे दिया कि हम इस जय भवानी शब्द को नहीं हटाएंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। सोचिए कि मतलब इन्हीं की भाषा में, क्योंकि उसको पता है, उद्धव ठाकरे को ये पता है कि चुनाव आयोग ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, बल्कि ये नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रहा है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी के भाषा में ही उद्धव ठाकरे ने जवाब दे दिया कि हम ये जय भवानी शब्द को हटाएंगे नहीं, आपको जो करना है वो कर लीजिए। ये स्थिति हो गई है इस देश के एक संस्था का, जो कि लोकतंत्र का एक तरीके से प्रहरी है। चुनाव आयोग, चुनाव के दौरान देश की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर ही होती है। बहुत तरस आता है इस चीज़ को लेकर के कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि 18-18 घंटे काम करते हैं, कोई छुट्टी नहीं लेते हैं। सोचिए कि पिछले 10 सालों में इस देश के प्रधानमंत्री ने 18 घंटे क्या काम किया है कि उनके पास वो काम, एक ऐसा काम नहीं है जिसके बदौलत वो वोट मांग सके। एक ऐसा काम नहीं किया है पिछले 10 सालों में जिससे कि वो जनता के बीच जा कर के अपने भाषणों में वोट मांग सकें कि मैंने ये काम किया है और इसलिए तुम लोग मुझे वोट दो। एक भी ऐसा काम नहीं है। मजबूरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो पूरा चुनाव है, इसके नैरेटिव को चेंज करना चाहते हैं और वो हिंदू मुस्लिम करने पर उतारू आ गए हैं। और फर्स्ट फेज के जो रिजल्ट्स, जिस तरीके से जो रुझान आए हैं, उसको देख करके नरेंद्र मोदी को ये चीज़ क्लियर हो गया है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ही मेरी स्थिति में थोड़ी सुधार हो सकती है। और इसीलिए अब डायरेक्टली जो है, अब सीधे तौर पर वो अपने भाषण के अंदर हिंदू मुसलमान का जिक्र कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जो विपक्ष के जो लोग हैं, जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, जो इस देश के जेन्युइन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बरगला करके और हिंदू मुसलमान के पीछ पर लाया जाए। ये नरेंद्र मोदी की साजिश है, ये नरेंद्र मोदी का एक षड्यंत्र है, एक चाल है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। इसकी जितनी आलोचना की जाए वो कम है।
बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उस कुर्सी की गरिमा का अपेक्षा रखना तो बेईमानी ही है, उसको तो आप भूल जाइए। लेकिन चुनाव के दौरान, जिसे कि लोकतंत्र का महापर्व कहते हैं, उस महापर्व में नरेंद्र मोदी इस हद तक नीचे गिर जाएंगे, ये मतलब बहुत ही बेईमानी है। और जिस तरीके का आरोप इन्होंने कांग्रेस पर लगाए हैं, मनमोहन सिंह का नाम लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत ही करारा जवाब दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन मोदी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको तो आदत है ये सब चीज़ करने की, और वो यही करना चाहते हैं, क्योंकि वो बेरोज़गारी पर, महंगाई पर बात करके वोट हासिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो हिंदू मुसलमान करके और धार्मिक सद्भाव को ख़राब करके ध्रुवीकरण करना चाहते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, ताकि वोट मिल सके। लेकिन इस देश के लोगों को भी ये सोचना है और पार्टियों को भी सोचना है कि नरेंद्र मोदी की इस ट्रैप में, इस जाल में फंसने की ज़रूरत नहीं है, और अपने स्टैंड पर बने रहना है, और उसी पर यह चुनाव होना चाहिए। आगे आगे देखते जाइए कि जिस तरीके से फेज वाइज चुनाव होते जाएंगे, नरेंद्र मोदी की बौखलाहट और बढ़ती जाएगी, और भी वो और भी नीचे जाएंगे, और भी नीचे जाएंगे। आप देखते रहिए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।